नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय है किस अवस्था में आपका भाग्योदय होगा, प्रारंभिक या आपकी मध्य अवस्था में या फिर जो आपकी अंतिम अवस्था चल रही है उस समय पर। कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसको आज के कार्यक्रम को देखकर आप समझ पाओगे। इसमें आज हम ऐसे विशेष 7 नियम लेकर आए हैं, 7 सूत्र आपको देने वाले हैं, जिससे आप अधिकांश कुंडलियों के भाग्योदय को देख सकते हो। ये सभी जो नियम आपके सामने आने वाले हैं, ये परीक्षित नियम हैं, तो कहीं न कहीं जन्म कुंडलियों पर इनका प्रभाव देखा गया है। इन नियमों के आधार पर ही आपको जो भाग्योदय की स्थितियाँ बनी हैं और पूरा जो नियम है वो विश्लेषणात्मक रूप से आप देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। भाग्योदय किस अवस्था में आपका होगा? आपकी जन्म कुंडली में आप सभी अच्छे से जानते हो कि जो भाग्य का स्थान है, आपकी जन्म कुंडली में ये लग्न स्थान होता है और लग्न से नवम भाव जो रहेगा ये आपका भाग्य का स्थान है, जिसको हम कहते हैं भाग्य स्थान, धर्म स्थान। तो ये भाग्य स्थान आपका होता है। अब यदि जो हमारा जो पहला नियम कहता है कि यदि भाग्याधिपति केंद्र में रहें, अगर भाग्य के अधिपति केंद्र में हो, जैसे कि मैं एक जन्म कुंडली लेता हूँ, यहाँ पर वृषभ लग्न की हम जन्म कुंडली लेते हैं। अब जैसे वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में भाग्याधिपति कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 नंबर लिखा हुआ है। ये 10 नंबर, इस 10 नंबर का अर्थ है कि ये मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। अब शनि अगर यहाँ पर बैठ जाएं, शनि यहाँ बैठ जाएं, शनि यहाँ बैठ जाएं, शनि यहाँ बैठ जाएं, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए। अब ऐसी स्थिति यदि शनि की बन जाती है, यानी कि नवम के अधिपति की। अब नवम के अधिपति वृषभ लग्न में कौन होते हैं? शनि होते हैं। अब शनि की यह स्थिति यदि बने कि वो केंद्र में बैठे हों, तो व्यक्ति का भाग्योदय जो उसकी प्रथम अवस्था है, उस प्रथम अवस्था में भाग्योदय होता है। इसकी प्रबल संभावना होती है। अन्य योगों की हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, कौन-सा कितनी दृष्टि जाती है, क्या होता है। लेकिन यदि नवम का अधिपति केंद्र स्थान में विराजित हो जाए, तो भाग्योदय उस व्यक्ति का उसकी जीवन की जो प्रथम अवस्था है, उस प्रथम अवस्था में भाग्योदय होता है। अब यदि मानकर चलिए यही जो शनि है, इसमें कौन हो जाते हैं? नवम भाव के अधिपति। अब यदि यही शनि त्रिकोण में बैठे हों, त्रिकोण का अर्थ हो गया, या तो ये शनि बैठे हों, यहाँ बैठे विशेष रूप से, शनि लग्न में भी बैठ सकते हैं, शनि यहाँ बैठे हों, ये त्रिकोण भाव हैं, इनमें शनि बैठे मुख्य रूप से पंचम या नवम में बैठे। अब यह स्थिति हो या फिर शनि उच्च के हो जाएं, लेकिन ध्यान रखिए वृषभ लग्न की कुंडली में ये छठा घर पड़ेगा, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी हम ये समझें कि शनि त्रिकोण में यदि बैठे, यानी कि भाग्याधिपति यदि त्रिकोण भाव में बैठे, तो जीवन की जो मध्यम अवस्था होती है, उस अवस्था में भाग्योदय होता है। ऐसा व्यक्ति तब भाग्यवान होगा जब जीवन की मध्यावस्था चल रही होगी। और तीसरी स्थिति आती है, जो जीवन की अंतिम अवस्था कह सकते हैं या जीवन की जो मध्य अवस्था के बाद में है, कि अगर ये केंद्र या त्रिकोण को छोड़ दो और अन्य स्थान में जिसमें कि वो स्वक्षेत्री हो, अपना घर हो उसका,
या फिर मित्र के घर में हो, तो ऐसे में वृद्धावस्था में भाग्योदय होता है। जैसे कि मानकर चलिए मित्र के घर में हो तो विशेष रूप से, बाकी में तो संघर्ष है। यहाँ पर जो भाग्योदय होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ तो परेशानी है, जैसे मित्र का घर हो जाए, अन्य जैसे बुध का घर है, मित्र ही है इनके, तो इस तरीके से तो वहाँ पर भी भाग्योदय हो जाता है। ये हमको ध्यान में रखना है, वृद्धावस्था में जाकर भाग्योदय होता है। अब ये तो एक हो गया साधारण सा नियम जिसको आप आसानी से देख सकते हो। एक बहुत साधारण विधि है जिसको देखकर आप आसानी से इतना आइडिया लगा सकते हो कि भाई इनके जीवन का जो भाग्योदय है वो कब होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। ये नियम है जिसको हम बोलते हैं स्थूल रीति। अब देखिए, जो द्वादश राशि हो उसके 3 खंड कर देने हैं आपको। तो 4 जो बराबर को अगर हम देखेंगे इस स्थिति में, देखो मैं स्थिति को समझा देता हूँ आपको। कैसे, समझ लीजिए जरा इसको। देखो, हम इन 12 राशियों को 3 खंडों में बाँट दें, मतलब 4-4 का एक-एक ग्रुप बना दें, ऐसे समझिए। जैसे इन 4 राशियों का एक ग्रुप हो गया, ठीक है? ऐसे इन 4 का एक ग्रुप हो गया। ऐसे ही इन 4 का तो 12 तक हो गया, एक ग्रुप हो गया। समझ में आ गए? तो 3 खंड बन गए, मतलब 4-4 के 3 खंड बन गए यहाँ पर। 3 खंड बन गए। अब ये जो 3 खंड हैं, ये आपके स्थिति को बताएँगे। अब इसमें ये देखिए, जैसे प्रथम खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, इसमें जिस भी खंड में ये खंड अवस्था है, प्रथम खंड यानी कि प्रथम अवस्था, द्वितीय खंड यानी कि द्वितीय अवस्था और तृतीय खंड यानी कि तीसरी अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में आपके जिसमें शुभ ग्रह अधिक होंगे। शुभ ग्रह में देखिए कौन-कौन से आते हैं, आप अच्छे से जानते हो। शुभ ग्रह में कौन-कौन से आते हैं? तो शुभ ग्रह में देखिए कौन आ सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो आप जानते हो कि गुरु, बृहस्पति ये शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं, ठीक है? और जो चंद्रमा है, यदि वो क्षीण नहीं है, क्षीण चंद्रमा तो अशुभ हो जाएगा, लेकिन वैसा जो चंद्रमा है जो क्षीण नहीं चंद्रमा है, वो आपका शुभ माना जाएगा। देखिए, क्षीण चंद्रमा का कॉन्सेप्ट समझिए कि सूर्य से 70 डिग्री का डिस्टेंस होना चाहिए, अगर उससे कम है तो चंद्रमा क्षीण होगा। अब देखिए चंद्रमा देख लीजिए, बुध भी शुभ ग्रह है, लेकिन यदि वो किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो पापी हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये शुभ ग्रह 4 मिल जाते हैं। यदि ये देखिए चंद्रमा पहली कंडीशन में, इसमें बता देता हूँ कि अशुभ ग्रह में जो पापी ग्रह में आएँगे, सूर्य आ जाएँगे और मंगल आएँगे, शनि आएँगे और आ जाएँगे राहु केतु हैं ही, राहु केतु हैं और क्षीण चंद्रमा भी हैं। और अगर बुध है तो बुध किसके साथ में? किसी पापी ग्रह के साथ में। पापी ग्रह के साथ में, पापी ग्रह का साथ में तो ये पापी हो जाएगा, तब अशुभ आ जाएगा। अब जैसे मानकर चलिए पहले खंड में हम बात करें, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 ये 4 भाग हैं। इन 4 भागों में अगर आप देखोगे 4 भागों में कि शुभ ग्रह कितने हैं और अशुभ ग्रह इनमें से कितने बनते हैं। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है
तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। इसमें जैसे कि मानकर चलिए, इसमें इन 4 भावों में कहीं पर आप देखिए गुरु बैठे हों, शुक्र कहाँ बैठ गए, चलो यहाँ पर एक ग्रह पापी बैठ गया, सपोज कीजिए। अब यहाँ देखिए इस भाव में शुभ ग्रहों की अधिकता हो गई, पापी ग्रह 1 हो गया। यह स्थिति बताएगी कि उस बालक की जो उस जातक की प्रथम अवस्था है, वो बहुत अच्छी है, भाग्य उसका बहुत अच्छा रहेगा। इस अवस्था में जब जन्म हुआ, उससे लेकर जो प्रथम अवस्था चलेगी, वहाँ उसका भाग्य अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर हम चलते हैं, ये दूसरा खंड आ गया, जो 5, 6, 7, 8, ये दूसरा खंड हो गया जीवन का, जिसको हम कहते हैं दूसरी अवस्था। अगर यहाँ पर मान के चलिए सूर्य बैठे हुए हैं एक, और यहाँ पर चंद्रमा हो गए, यहाँ बुध हो गए, और यहाँ पर हो गए मानकर चलिए यहाँ पर ये हो गए, और यहाँ हो गया आपका मंगल। अब देखिए 2 पापी ग्रह हो गए और 2 हो गए शुभ ग्रह। ध्यान से देखिए, 2 पापी ग्रह और 2 शुभ ग्रह। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का मध्यम अवस्था में जीवन जो रहेगा औसतन सुखी रहेगा, ना ही समस्याएं भी आएंगी और उनका निराकरण भी करता रहेगा। लेकिन बचपन में बहुत सुखी होगा, समस्या तो आएंगी ही नहीं, मतलब थोड़ी बहुत परेशान होगा, बाकी बहुत सुखी जीवन होगा। अब तीसरी अवस्था में मानकर चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। तीसरी अवस्था में सपोज कीजिए यहाँ पर चंद्रमा, ध्यान रखिए, अगर चंद्रमा क्षीण होगा तो अशुभता आ जाएगी, बुध अगर पाप पीड़ित होगा तो अशुभता आ जाएगी। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ऐसी तीसरी अवस्था में आप देख सकते हो, तीसरी अवस्था में मानकर चलिए मंगल हों, शनि हों, राहु हों, इस तरीके से। और इनका और कौन सा हो गया, एक यहाँ, एक देखिए यहाँ गलत लिया हमने, मंगल यहाँ नहीं लेना था, यहाँ लेना था। 4 यही हाउस है। यहाँ पर मान के चलिए फिर आपका बुध हो। अब देखिए यहाँ पर, या फिर सारे ही पापी यहाँ पर एक तरह से आ जाएं। इस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, तो ये कहेंगे कि उसकी जो अंतिम अवस्था है, वो अंतिम अवस्था में वो कष्टप्रद जीवन होगा, संघर्ष करेगा। कहते हैं वृद्धावस्था की तरफ जब बढ़ेगा तो वो संघर्ष करेगा। जीवन के खंडों को विभाजित करना है हमको, जितनी आयु है उस आयु को विभाजित करना है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, विशेषकर ये ध्यान रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे सूत्र की तरफ। यहाँ तक ये सूत्र आपको समझ में आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मेरा प्रयास होता है कि आप सभी को बहुत ही तरीके से ये सूत्र समझाए जाएं, ताकि आप सभी अच्छे से समझ सको कैसे इनको समझना है। अब देखिए लग्न को देखिए, सबसे पहले लग्न पर लग्न अगर कोई शुभ राशि हो, अब ये शुभ राशि कौन सी हो सकती है? देखिए वृषभ राशि शुभ राशि है, अच्छी राशि है, शुक्र की शुभ ग्रह की राशि है। और मीन राशि भी शुभ राशि है, धनु राशि शुभ राशि है, अच्छी राशियां हैं ये। कर्क राशि शुभ राशि है। तो ये शुभ राशि हैं। अगर शुभ राशि का हो, यानी कि जिनके जो स्वामी है वो शुभ ग्रह हों, और किसी शुभ ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि हो जाए, मान कर चलिए गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु यहाँ बैठ गए तो दृष्टि कर देंगे, गुरु यहाँ बैठ गए तो दृष्टि कर देंगे। शुक्र की दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रह अगर पीड़ित नहीं है तो जो बुध की दृष्टि हो जाए, इस तरीके से, तो ये दृष्टि हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसमें दृष्टि तो हो जाए, लग्न पर कोई भी पाप ग्रह ना होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई भी पापी ग्रह यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, पाप प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये
ऐसी स्थिति यदि बनती है तो जो जातक है वो बाल्यकाल से यानी कि बचपन से ही सुखी होता है, अच्छे घर में जन्म लेगा। कहते हैं ना जिनको कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो इसी तरीके के होते हैं। उनकी लग्न बलवान होती है, शुभ ग्रहों से युक्त होती है। और अगर लग्न में एक से अधिक पाप ग्रह हो जाएं, अब यहाँ इसके विपरीत आ जाओ, जैसे कि लग्न में एक से अधिक पाप ग्रह आपके बन जाते हैं। लग्न में मानकर चलिए, लग्न में शनि बैठ गए, राहु बैठ गए, इस तरीके से सूर्य बैठ गए, इस तरीके से कोई भी पापी ग्रहों का एक जमघट सा बन गया वहाँ पर। तो इस तरीके से अब यह स्थिति, ऐसे व्यक्ति आजीवन दुखी रहते हैं, ये उनके ऊपर समस्या होती है। और अगर शुभ ग्रह का बिल्कुल प्रभाव ना हो तो बहुत कष्टकारी स्थिति मानी जाती है, लेकिन जैसे ही शुभ ग्रह की अगर दृष्टि भी पड़ जाती है तो इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो कुछ ना कुछ बीच-बीच में उसके जीवन यापन के लिए संसाधन बनते रहेंगे, लेकिन दुखी ऐसे लोग अवश्य रहेंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। ये हमने देखा, तो यहाँ भाग्य में कमी मिलती है। इसको हम भाग्य, आगे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें भाग्य हानि योग कैसे होता है, क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे। यहाँ तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र कहता है कि यदि लग्नेश जो हैं वो शुभ राशि में बैठे हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, मानकर चलिए एक जन्म कुंडली है हमारी कर्क लग्न की, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अब लग्नेश कौन है? लग्नेश हैं चंद्रमा, शुभ ग्रह हैं। अब ये चंद्रमा बैठ गए शुभ राशि में, किसमें? वृषभ राशि में बैठ गए, शुभ राशि। वृषभ राशि में ही चंद्रमा बैठ गए, तो अच्छी राशि है। अब यहाँ पर बैठ गए और शुभ ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, मान के चलो शुक्र देख रहे हो शुभ ग्रह, मानकर चलो कि इनके ऊपर यहाँ पर गुरु बैठे या गुरु की दृष्टि, या यहाँ पर गुरु कहाँ बैठेंगे जो दृष्टि पड़ेगी? गुरु यहाँ बैठेंगे तब भी दृष्टि पड़ेगी। यहाँ गुरु की दृष्टि आ गई इनके ऊपर, या गुरु साथ में बैठ गए। तो इस तरीके से शुभ ग्रह साथ में बैठे हों, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, है ना, ये आप देखिए। और एक स्थान और यहाँ समझ लीजिए, यह स्थिति आप समझ गए। अब दूसरी स्थिति आप ये समझिए कि मानकर चलिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसमें लग्नेश हो गए बृहस्पति। अगर लग्नेश नवम भाव में पहुंच जाए, गुरु यहाँ पहुंच गए, ठीक है, लग्नेश नवम स्थान में हो, या नवमेश जो हैं वो पंचम स्थान में हो, या फिर अब देखिए इसमें ये नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ ये सूत्र कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, इसलिए ये इसमें लागू नहीं होगा। ये कहाँ लागू हो जाएगा सूत्र? ये लागू सूत्र होगा यहाँ, बहुत अच्छे से होगा। मानकर चलिए इसमें अथवा में था, ध्यान रखिए, गुरु वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन दूसरा सूत्र कहता था कि अगर भाग्येश कहाँ चले जाएं, वो पंचम में चले जाएं। तो यहाँ जाएंगे शनि बनेंगे यहाँ पर, और शनि यहाँ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। ऐसे में जब वो जातक है वो 16 वर्ष का हो जाएगा, तो 16 वर्ष के बाद में उसका जीवन सुखमय होता है, मतलब उसकी तरुण अवस्था के बाद में 16 वर्ष हो गई आयु, उसके बाद में उसका जीवन सुखमय होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ, जो हमारा 5वां सूत्र रहेगा। 5वें सूत्र को देखते हैं। 5वां सूत्र क्या कहता है? यदि लग्नेश का, जो लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी जिस नवमांश में हो, उस नवमांश का स्वामी यदि लग्न में या त्रिकोण या फिर एकादश भाव में बली होकर या फिर उच्च होकर जातक को 30 वर्ष की अवस्था के उपरांत भाग्यशाली बनाता है। समझिए सूत्र को ध्यान से, मैं इसको स्पष्ट रूप से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। हम चलते हैं, 2 कुंडलियां लेंगे आपके सामने। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिए इस स्थिति में ये कैसे कैसे, मान के चलिए पहली जो कुंडली है ये आपकी है D1 चार्ट यानी कि लग्न, ये दूसरी है आपकी D9 यानी कि नवमांश कुंडली। अब इसमें आप ध्यान से एक बात को समझिए कि यदि लग्नेश का, लग्न का जो स्वामी है, अब यहाँ लग्न का स्वामी कौन हुआ? मंगल।
मंगल हो गया लग्न का स्वामी। अब ये जिस नवमांश में बैठा हो, उस नवमांश का पति यानी कि उस नवमांश का स्वामी यदि लग्न में या फिर त्रिकोण में या फिर एकादश भाव में बली हो या फिर उच्च हो। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि ये अगर मानकर समझो, ऐसे समझो कि ये यहाँ पर बैठ गया, यहाँ बैठा, मंगल यहाँ बैठा आपका, यहाँ मंगल बैठा यहाँ। अब इस भाव का जो नवमांश में मंगल यहाँ पर बैठा, ये कौन नवमांशपति कौन हो गए? सूर्य हो गए। अब देखिए उठाकर लाइए सूर्य को। अब सूर्य को देखिए लग्न कुंडली में, D1 चार्ट में सूर्य यहाँ बैठा हो, सूर्य यहाँ पर बैठा हो, सूर्य यहाँ बैठ जाए आकर, ये स्थितियां देख रहे हो। सूर्य यहाँ पर बैठ जाए, लग्न में हो, त्रिकोण में बैठ जाए, और या फिर एकादश में, तो एकादश में तो शत्रु क्षेत्र हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इस सूत्र को यहाँ पर देखेंगे। और या फिर ये हो जाए उच्च का लग्न में बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा। ऐसी स्थिति यदि जन्म कुंडली में बनती है, अलग अलग लग्न पर अलग अलग प्रकार से बनेगी, ध्यान रखिए इस बात का। और सूत्र के साथ में, उस सूत्र में जैसे मैं आपको बताता हूँ कहीं नीच की स्थिति आती है तो वो वहाँ लागू नहीं होता है, तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर सफलता भी मिलेगी तो वहाँ वो समस्याएं भी मिलेंगी, क्योंकि नीच अवस्था हो जाती है, उसमें उपाय करने के बाद में ही कुछ सफलता हासिल होती है। तो उच्च हो तो जातक 30 वर्ष की अवस्था जब हो जाएगी उसके बाद भाग्यशाली हो जाएगा। ऐसी अवस्था में 30 आफ्टर क्रॉस 30, जब 30 साल को क्रॉस कर लोगे तब आपके भाग्य की वृद्धि होगी। यह आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर यह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है तब आप समझिए कि आपका 30 वर्ष की आयु में भाग्योदय होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र जो कि हमारा है छठा सूत्र, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। अगर आपको हमारे बताए सूत्र समझ में आ रहे हैं, नियम समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और ये भी बताएं आपकी जन्म कुंडली में क्या इनमें से कोई योग बन रहा है और क्या आपका इसके अनुसार भाग्योदय हुआ या नहीं हुआ है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है 9045847891। इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद में आपको वहां पर जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, अब हम इसमें देखते हैं अगला जो सूत्र है। अगला सूत्र हमारा चलेगा जिसमें हम देखिए यहाँ पर कोई हम रो पूरा रखते हैं आपके सामने, इसमें कोई आप चेंजेस नहीं, कोई कटिंग नहीं होती इसमें, एडिटिंग कुछ नहीं। तो इसीलिए इस सीरीज का नाम पूरा लाइव रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं अगले सूत्र की तरफ। अब अगला सूत्र कहता है कि यदि लग्नेश दूसरे स्थान में हो, मानकर चलिए यहाँ पर हम कर्क लग्न की कुंडली ले लें। अब कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश हो गए। अब ये कहता है कि ये दूसरे स्थान पर हो लग्नेश। समझ गए बात को? ऐसे लग्नेश द्वितीय स्थान में हो और लग्नेश जिस नवमांश में हो उसका स्वामी द्वितीय स्थान में हो, ये भी रूल है। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि स्वामी को कैसे देखना है। यानी कि चंद्रमा बैठे हों, मानकर चलिए ये चंद्रमा जो हैं ये लग्न कुंडली में जाकर बैठ जाएं, ओ नवमांश कुंडली में जाकर बैठ जाएं मंगल के घर में, और मंगल आकर यहाँ बैठ जाए, यानी कि 1 नंबर में बैठे या 8 नंबर में बैठे और वो यहाँ आकर बैठ जाए। ये सूत्र ये लगा लीजिए आप। या फिर एक स्थिति और आती है कि यदि एकादश भाव का स्वामी दूसरे स्थान में आ जाए, इन 3 योगों में से किसी के रहने से जातक 20 वर्ष की अवस्था के बाद में सुखी होता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक सूत्र काम करेगा तो एक सूत्र होगा तीनों में से कोई भी, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 20 वर्ष तक तो भाग्य का उदय होगा ही नहीं, और 20 वर्ष होने के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए,
आगे हम बात करते हैं कि भाग्याधिपति जो अगला सूत्र है, यानी कि हम 7वें सूत्र की तरफ अब बढ़ने वाले हैं, 7वां सूत्र। 7वें सूत्र को भी समझ लीजिए। भाग्याधिपति यानी कि नवम भाव का अधिपति। नवम भाव कौन सा होगा? कोई भी नंबर लिखा हो, आप उस नंबर से राशि, और उस राशि जो होगा वो भाग्याधिपति होगा। वो जिस राशि में रहता है उस राशि के स्वामी को भाग्यकर्ता कहते हैं। अब ये ध्यान से समझिए, मानकर चलिए मैं कर्क लग्न की कुंडली ले लेता हूँ। अब देखिए बृहस्पति कौन हो गए यहाँ पर? यहाँ बृहस्पति हो गए नवमेश, यानी कि भाग्याधिपति। अब ये भाग्याधिपति जिस राशि में बैठेंगे, मानकर चलिए शनि की राशि में बैठ गए, गुरु यहाँ आकर बैठ गए, गुरु यहाँ पर आकर बैठ गए। अब शनि कौन हो गए? ये इस कुंडली के भाग्याधिपति बन गए हैं, भाग्यकर्ता। अब ये भाग्य का डिसीजन देने वाले हो गए, भाग्य का निर्णय करने वाले कौन हो गए? अब ये हो गए हैं यहाँ पर जो आपके शनि। तो अब यहाँ पर इनके भाग्यकर्ता कौन माने जाएंगे? जिसकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बनेगा तो वह शनि माने जाएंगे। और शनि जो देते हैं वो आप जब 36 साल से ऊपर के हो जाते हो तब आपके भाग्य को की वृद्धि करते हैं। एक मैं इसको और समझा देता हूँ। अब यहाँ पर एक जन्म कुंडली हम ले लेते हैं कि अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर रखते हैं, जैसे एक लेते हैं, चलिए यहाँ समझ लेते हैं, तो समझे। अब देखिए यहाँ पर इस जन्म कुंडली को देखो आप, यहाँ पर कौन हो गए? नवम भाव के अधिपति शनि। और शनि अगर कहाँ पर आकर बैठ जाएं? शनि आकर बैठ जाएं यहाँ पर। अब ये किसके घर में बैठे हैं? गुरु के घर में। तो गुरु अब उस व्यक्ति का भाग्य तय करेंगे, गुरु उस व्यक्ति का भाग्य तय करेंगे। या फिर ये शनि आकर बैठ जाएं यहाँ यहाँ पर तुला राशि में। अब इसके भाग्याधिपति कौन हो गए? भाग्य के कर्ता कौन हो गए? अब ये तो मालिक है, ये तो मैनेजर है इस हाउस का, भाग्य का। लेकिन अब इसने अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसको दे दी? वो दे दी इसने शुक्र को। अब यानी कि शुक्र कौन हो गए? अब वो भाग्य के कर्ता हो गए। अब आप शनि से नहीं, शुक्र से देखिए कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो शुक्र आपको जब 20-22 साल के आप हो जाओगे तो भाग्य की उन्नति करा देते हैं। देखिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें सूर्य जो है अगर वो भाग्यकर्ता बनते हैं तो जातक की जो उन्नति है, मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख देता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ स्थिति में आपको इसमें लिख के देता हूँ, जो आप इनको नोट कर लीजिए। अगर सूर्य आपके भाग्य के कर्ता बनते हैं, तो सूर्य भाग्य के कर्ता बनेंगे, तो यहाँ पर हम आयु को देखेंगे। और देखिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से उन आयुओं में, जैसे आज की वर्तमान स्थिति है तो उनमें आप 5 वर्ष जोड़ लीजिए या 5 वर्ष कम कर लीजिए। ये रखिए, या कम 3 से 5 वर्ष का अंतराल यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए इस स्थिति में हम देखें तो जैसे भाग्यकर्ता ग्रह में सूर्य अगर आपका भाग्यकर्ता ग्रह बनता है तो उन्नति जो होगी वो आपकी 22 वर्ष के हो जाओगे तब होगी, ठीक है। और अगर आपका भाग्यकर्ता ग्रह जो बना वह बना चंद्रमा, अगर आपका चंद्रमा भाग्यकर्ता ग्रह बन गया तो उस स्थिति में आपका भाग्य जब आप 24 वर्ष के हो गए उसके उपरांत जागेगा। और अगर मंगल भाग्यकर्ता ग्रह बना तो 28 वर्ष की जब आयु पूर्ण कर लोगे तब उसके बाद आपका भाग्य जागेगा। अगर बुध भाग्यकर्ता ग्रह बना तो आपकी आयु जब हो जाएगी 32 वर्ष, उसके बाद में आपका भाग्य जागेगा। और अगर गुरु आपके भाग्यकर्ता ग्रह बने तो गुरु की स्थिति होने पर आपका जो भाग्य है वह 16 वर्ष की अवस्था के बाद में जागेगा। और अगर शुक्र आपके भाग्योदयकर्ता ग्रह बने तो उस अवस्था में शुक्र के भाग्योदयकर्ता ग्रह बनने के कारण से वह शुक्र आपको 25 वर्ष की अवस्था के बाद में आपके जो भाग्य है उसमें वृद्धि होती है। और अगर शनि बनते हैं तो
36 वर्ष की अवस्था जब आपकी हो जाती है, उसके बाद में भाग्योदय होता है। तो ये भाग्यकर्ता हो जाते हैं। भाग्यकर्ता कैसे बने, ये मैंने आज आपको बता दिया। आज हमने आपको विशेष 7 सूत्र ऐसे बताए हैं जिनसे आप बहुत अच्छी तरीके से यह समझ सकते हो कि किस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में कोई योग बना हुआ है, भाग्य कब खुलेगा, किस अवस्था के बाद में भाग्योदय होगा। आसानी से इन सूत्रों का उपयोग कीजिए और जन्म कुंडलियों का विश्लेषण कीजिए और स्वयं ये देखिए कि जो ये अवस्थाएं हैं उनमें आपके कौन सी अवस्था बनी हुई है, कौन सा ग्रह आपका भाग्यकर्ता ग्रह बना हुआ है और किस अवस्था के बाद में आपका भाग्योदय हुआ है। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं जिसमें आगे हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली में जो भाग्यहीन योग होता है और दुखदाई योग होते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे देखें कहीं आप परेशान हो तो वो कहीं ऐसा कोई भाग्यहीन योग या दुखदाई योग तो आपकी जन्म कुंडली में नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो उसका निराकरण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दिया हुआ होता है, उस बेल आइकन को अगर अभी तक नहीं किया है प्रेस तो उसको भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।